की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। तकनीकी खराबी के कारण पिछला वीडियो आधा रह गया था हमारा टॉपिक, इसलिए इसे हम इस वीडियो में पूरा करने का प्रयास करते हैं। और हमारा शिक्षण बिंदु चल रहा था शिक्षक शैक्षिक प्रक्रिया के कारक के रूप में, और इसमें हम अध्ययन कर रहे थे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में परिवर्तन। तो देखिए, हम देखते हैं कि जो शिक्षक होता है वो अधिगम प्रक्रिया में भी किस प्रकार से परिवर्तन लाता है। कि हम देखते हैं प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वो अध्यापक केंद्रित थी, और धीरे धीरे एक अध्यापक ने आवश्यक समझा, अधिगम को महत्व दिया कि किसी न किसी प्रकार से छात्र को अधिगम होना चाहिए। जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो 100% वो विद्यार्थी तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए उसने बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारे अनुसंधान किए, और उन अनुसंधानों के परीक्षणों से ये परिणाम निकले, और उन्होंने ये सिद्ध किया कि शिक्षा शिक्षक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होनी चाहिए। क्योंकि करके सीखने पर विभिन्न जो मनोविश्लेषणवादी हैं, विभिन्न जो व्यवहारवादी हैं, ऐसे जो हमारे शिक्षाविद हैं, उन्होंने ये भी सिद्ध किया कि अगर शिक्षा बालक केंद्रित होगी तो अधिगम अधिक प्रभावी होगा करके सीखने पर बल। क्योंकि बच्चा जितना कर करके किसी चीज़ को सीखता है वहाँ अधिगम स्थायी होता है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो परिवर्तन किया उसमें शिक्षक मेन कारक के रूप में आज देखा जाता है। क्योंकि शिक्षक ही हमारी शिक्षा की सही रूप में धुरी है। क्योंकि चाहे शिक्षा बाल केंद्रित है, लेकिन जब तक वो छात्र को निर्देशित नहीं करता है, उसको परामर्श नहीं देता है, उसकी मदद नहीं करता, तब तक अकेला बच्चा नहीं सीख पाता है। तो इसलिए हम उसे एक कारक के रूप में अपने शिक्षक को जान सकते हैं। अगला आता है नामांकन में परिवर्तन। नामांकन में परिवर्तन। देखिए छात्रों, हम देखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा समाज है वो अल्प शिक्षित है। क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? गाँवों में निवास करती है, और इसी के चलते बहुत से लोग अशिक्षित रह जाते हैं। और अशिक्षा के प्रभाव के कारण ही बहुत सारे लोग अपनी बालिकाओं को विद्यालय भेजने में कतराते हैं। तो हम बहुत पुराने समय से देखते हैं कि बालिकाओं को जो नामांकन है वो विद्यालय में ना के बराबर है। देखिए, एनी हो चाहे ड्रॉप आउट हो, दोनों में एनी मतलब नॉन एनरोलमेंट, मतलब जिनका नामांकन नहीं हुआ है, ड्रॉप आउट जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है, उन दोनों ही स्थितियों में बालिकाओं का प्रतिशत ही ज़्यादा होता है। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अशिक्षा है सबसे पहला कारण। तो क्योंकि शिक्षित नहीं होने के कारण माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं जानते और बालिकाओं को घर के कामों में लगा के रखते हैं। दूसरा है गरीबी। गरीबी इसका मुख्य कारण हो सकता है, क्योंकि पहले पेट अर्थात भूख इंसान की जिंदगी, और उसके बाद ही अन्य किसी चीज़ को प्राथमिकता दी जाती है, तो पढ़ाई उसके बाद आती है। तो आज पेट भरने की जब समस्या आती है तब माता पिता अपने बच्चों को घर छोड़ जाते हैं और उन पर घर की जिम्मेदारी होती है, और ऐसी स्थिति में बालिकाएं नहीं पढ़ पाती, क्योंकि बालिकाएं अपने घर को चलाने में, सुचारू रूप से चलाने में माहिर होती हैं। वो बचपन से ही अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाती हैं, और यही कारण होता है कि माता पिता उन्हें विद्यालय नहीं भेज पाते हैं, चाहे मजबूरी हो चाहे और कोई समस्या। तो देखिए, आज हम देखते हैं कि अभिभावकों के साथ साथ जो अध्यापक है, अध्यापक आज जागरूकता फैलाते हैं। आप देखते हो कन्या शिक्षा के लिए कितने प्रयास करते हैं, विभिन्न प्रकार के नुक्कड़ नाटक करते हैं, और बहुत सारी ऐसे उदाहरण पेश करते हैं कि देखिए, अगर आपकी लड़की पढ़ लिख जाती है और अधिकारी बन जाती है, सरकारी नौकरी लग जाती है, तो उसकी ज़िंदगी संभल जाएगी, उसके साथ साथ आपका भी नाम होगा और आपकी भी सुविधाएं बढ़ेंगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे आज नामांकन में परिवर्तन हो रहा है। जहां बिल्कुल अल्प नामांकन होता था, वहां आज कई जगहों पर 100% नामांकन भी देखा जाता है। तो हम देखते हैं कि इसके मूल में क्या है? इसके मूल में शिक्षक का ही प्रयास है। तो शिक्षक नामांकन में परिवर्तन के कारक के रूप में भी जाना जा सकता है कि शिक्षक का ही प्रयास है कि आज नामांकन में परिवर्तन है। जहाँ 0 नामांकन था वहाँ 100% नामांकन भी देखा जाता है। छात्रों, अगला हमारा बिंदु आता है शैक्षिक मूल्यों में परिवर्तन।
9वां बिंदु आता है शैक्षिक मूल्यों में परिवर्तन। शैक्षिक मूल्यों में परिवर्तन। शैक्षिक मूल्यों में परिवर्तन। देखिए, हम देखते हैं कि प्राचीन काल में जो शिक्षा के मूल्य थे, शिक्षा की जो वैल्यू थी, वो बिल्कुल आइडियलिज्म पर हावी थी, अर्थात हमारी शिक्षा आदर्शवादी थी। और वर्तमान में हम देखते हैं कि शिक्षा कैसी हो गई है, भौतिकवादी हो गई है। किंतु अगर हम इन दोनों का विश्लेषण करें तो दोनों ही जो व्यवस्था है वो प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि बिना आदर्श के भौतिकवाद से भी काम नहीं चल सकता। क्योंकि भौतिकवाद से हम देखते हैं समाज में धीरे धीरे किस प्रकार से करप्शन बढ़ रहा है, कैसे हमारे मूल्य गिरते जा रहे हैं। तो मूल्यों के साथ साथ भौतिकवाद का होना आज हमारे देश को प्रगति की ओर ले जा रहा है। तो शिक्षक ने क्या किया, इन दोनों ही व्यवस्थाओं में, कौन सी, भौतिकवादी और आदर्शवादी व्यवस्थाओं में सामंजस्य का कार्य किया, क्योंकि आदर्शों के अभाव में भौतिक विकास में संतुलन नहीं हो सकता है। इसलिए आदर्शों को पहले स्थान पर रखा गया और भौतिकवाद को दूसरे स्थान पर रखा गया, क्योंकि आज शिक्षक ये स्पष्ट करना चाहता है कि वैश्विक विकास में राष्ट्रीय विकास निहित है। क्योंकि जब विश्व का विकास होगा तभी हमारे राष्ट्र का विकास होगा। क्योंकि जहाँ भी विश्व में जैसे किसी जगह पर किसी चीज़ की अधिकता है तो कहीं ना कहीं हम उससे भी प्रभावित होते हैं, हमारे वहाँ उद्योग स्थापित होते हैं। जैसे विदेशों के उद्योग हमारे यहाँ स्थापित होते हैं। आज विदेशों के पास पैसा है तो हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में, भुखमरी के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्रों में विदेशी भी खूब पैसा लगा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि शिक्षक ने ये बिल्कुल स्पष्ट किया कि वैश्विक विकास में ही राष्ट्रीय विकास निहित है और राष्ट्रीय सद्भावना में ही राष्ट्रीय सद्भावना भी निहित है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा शिक्षक है किस तरह से शैक्षिक मूल्यों के परिवर्तन में एक कारक के रूप में कार्य करता है। अब अगला बिंदु आता है हमारा शैक्षिक विकास में परिवर्तन। शैक्षिक विकास में परिवर्तन। देखिए छात्रों, शैक्षिक विकास में परिवर्तन में हम देखते हैं कि जो अध्यापक है वो क्या करता है, विकास पर जोर देता है। शैक्षिक विकास कैसे होगा उसके लिए वो बहुत सारे प्रयास करता है, बहुत सारी नई नई टेक्निक्स का, और ऐसे ऐसे जो देखिए, सबसे पहले तो हम इस बात को समझाएं आपको कि प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वो धर्म पर आधारित थी, लेकिन धर्म ही धर्म से सिर्फ हमारे देश का विकास नहीं किया जा सकता। इसलिए शिक्षा में भौतिकवाद को भी प्राथमिकता दी गई, और उस भौतिकवाद के प्राथमिकता देने से क्या हुआ कि अध्यापक ने सिद्धांतों पर जोर दिया जिसमें भौतिकता को नकारा गया। और वर्तमान में देखिए, उस समय भौतिकवाद को नकारा गया, लेकिन वर्तमान में ठीक उल्टा है, क्योंकि आज आदर्शों को नकारा जा रहा है और भौतिकवाद की ओर लोग प्रेरित हो रहे हैं। हम देखते हैं कि आज देखिए आप, कितने बच्चे ऐसे हैं जो ईश्वर की आराधना करते हैं और वो इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। आज भौतिकता देखती है, एक छोटा सा बच्चा से लेकर, एक छोटे बच्चे से लेकर और बड़ा बच्चा तक आज सिर्फ मोबाइल में लगा हुआ है, और वो अपना कितना जो कीमती समय है वो समय उसको दे रहा है। साथ साथ उसका जो शारीरिक विकास है वो भी उससे प्रभावित हो रहा है, मानसिक विकास भी प्रभावित हो रहा है, किंतु बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। माता पिता चाहें भी तब भी बच्चे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बच्चों को इसके लिए समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो इसे समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा, तो अभी जितने जल्दी हम चेत जाएंगे हम अपने आप को इस भौतिकता से बचा पाएंगे। क्योंकि देखिए, भौतिकता को नकारा तो नहीं जा सकता, लेकिन भौतिकता के साथ साथ आदर्शों का होना, मूल्यों का होना वर्तमान में बिल्कुल आवश्यक है। देखिए, अब जो शिक्षक है वो शैक्षिक विकास की प्रक्रिया में इन दोनों में समन्वय स्थापित करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान समय में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनमें जो शिक्षक है वो अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।
शैक्षिक विकास में वो विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी अपनाता है, बहुत प्रकार के जो शैक्षिक मेथड हैं उनका प्रयोग करता है, सहायक सामग्री का प्रयोग करता है और शिक्षा के विकास के लिए वो समाज का सहयोग लेता है। उसके लिए उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, फिर भी वो अपना दिन रात मेहनत करके और शिक्षा के क्षेत्र में इतना विकास करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरा जो समाज है, मेरा जो देश है, वो भी उन्नति के पथ पर चले और विकसित देशों के समान ही मेरा देश भी हो। इसलिए छात्राओं, हम कह सकते हैं कि शिक्षक की जो भूमिका है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है और शैक्षिक परिवर्तनों के कारक के रूप में शिक्षक ही अहम धुरी है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा से ही बढ़ावा देता रहा है, अपना महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। तो छात्राओं, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए बिंदु के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।